बेटा इसके साथ ना चार्ज लिखना। हम्म, ये बिल्कुल नीचे ठीक लिखा है। डिसोसिएशन भी समझ आ गया ना बेटा। जिंक ऑक्साइड नहीं लिखा, Zn+2, O2 नेगेटिव, ZnO। यहाँ पर X की वैलेंसी 1 लिखनी है, लेकिन वैलेंसी लिखनी है ना, इट इज Zn+2। यस यस, और समझ आ गया। ठीक, चार्ज तारीख में बताया ना, ठीक है। कैल्शियम 2 होता है बेटा, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का होता है, वैलेंसी 2 होती है, CaBr2 Ca+2। चार्ज सब में डाल देना। सब में चार्ज बेटा दिखा के जाना आज कल। टुडे इज 10th बेटा। में मर्क्यूरी क्लोराइड लिखा है बेटा, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ठीक है ना। ये मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला है, Hg2 पॉजिटिव से लिखा है, देख, इट इज 10th। मर्क्यूरिक है ये, ठीक है ना। मैंने क्या दिया था, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक? मर्क्यूरस, ठीक है ना। हाँ, मर्क्यूरिक एसीटेट था एक। हम्म, ये जिंक+2 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, 2, ठीक है। बस फटाफट लिख। बेटा यहाँ पर ना +2 लिखना है, ये, हाँ, ये इनकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है नीचे, नीचे नहीं साथ में, जैसे इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1, तो ऊपर चार्ज लिखा जाएगा, नीचे इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी कैन नॉट बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज ऑलवेज द होल नंबर, ठीक है। Na पॉजिटिव, दिस इज द वैलेंसी, Rb पॉजिटिव, Hg2 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl, Hg2Cl, ये डिसोसिएट होगा Hg2 2 पॉजिटिव, ये एक के टाइम है। इसको करेक्ट करना बेटा, ओके।
जिंक ऑक्साइड में जिंक +2, ऑक्सीजन -2। कॉमन फैक्टर निकाल दिया, लेकिन डिसोसिएट तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में होगा। जिंक +2, ऑक्सलेट, थायोसल्फेट, O3, Na2H2O3। ठीक, CO4 whole twice, O4। This is Hg2 positive acetate, -2। ये +2 means ++2, and CO3 2 negative means CO3 -1। Okay, it is phosphate। Okay, Cl, Zn +2, टाइम एनाइन में टूटेगा ना। मैं आप करनी है, लेकिन इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल दिया था ना हमने, इसलिए तब डिसोसिएशन करेंगे तो दैट वी हैव टू इंक्लूड। Phosphate, PO4। This was mercuric acetate। ठीक है बेटा, ये मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस आइन होती है Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा, ये ठीक है। Everybody have understood how to write the formulas and how to dissociate the ionic compound into constituents. So today we are going to do one of the important topic जो हम throughout use करेंगे, and that is the electronic configuration.
इलेक्ट्रॉनिक configuration. What is electronic configuration? This is nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रीजन होगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा nuclear region. The region around the nucleus is called as the extra nuclear, और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So if I ask you what is electronic configuration? Electronic configuration is the distribution of electron around the nucleus in extranuclear region. एक्स्ट्रान्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट shells, subshells and orbitals, that is called as the electronic configuration. So electronic configuration is the distribution yes beta, distribution of electrons around the nucleus in extra nuclear region. इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. यू हैव प्रीवियसली डन कि अगर मैंने लिया सोडियम, व्हाट इज Z फॉर सोडियम? 11. And you used to write the electronic configuration as 2, 8, 1. It is K, L, M, N. डिफरेंट शेल्स में, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे. कैल्शियम, atomic number is 20. The distribution of electron was like 2, 8, 8, 2. This you were using in electronic configuration. अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खाली इसी फ्रेम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी, अब हम उसको फर्दर एडवांस में पढ़ेंगे. तो बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले आई विल से कि एटम है. हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम कहते हैं शेल, और वी कॉल इट एज orbit. So the circular path in which the nuclear electrons move around the nucleus are called as the orbits or shells. यहां तक हमें पता था. अब हम थोड़ी सी अपनी स्टडीज को एडवांस में ले जाएंगे. हमने कहा अब शेल्स में फर्दर होगा सब शेल्स, शेल्स में फर्दर सबशेल्स होंगे, और किसी भी एटम में जो सबशेल्स हो सकते हैं दैट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. S, P, D, F, स्मॉल अल्फाबेट. डिनोशन इनकी हम होगी स्मॉल अल्फाबेट S, P, D, F. अब आप कहेंगे बायो SPDF, इसकी भी एक अपनी अलग क्राइटेरिया है कि SPDF are named after the sharp lines obtained in the fine spectrum of alkali metal, sharp, principal, diffuse, fundamental. इसके बेसिस पर इसका नाम है, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे. तो कितने सबशेल्स होते हैं? 4 सबशेल्स. कौन कौन से होंगे? S, P, D, F. सबशेल में फर्दर होंगे ऑर्बिटल.
ऑर्बिटल को हम स्क्वायर बॉक्स से डिनोट करते हैं, तो H सबशेल में it will have one orbital, P subshell will have 3 orbital, G subshell will have 5 orbital, and F subshell will have 7 orbitals. It will have 7 orbitals. It has 5 orbitals. And orbitals has electrons. ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन। बच्चे वन ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो वी विल सी कि वन ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में एट द मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वन विल हैव स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and this is representing spin in the anti-clockwise direction. यानी कि an orbital can have only 2 electrons. Out of these 2 electrons, one electron will have spin in the clockwise direction and other will have spin in the anti-clockwise direction. इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं एच सबशेल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एच सबशेल है, इस ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैंने पूछा एच सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सिमिलरली पी 1 2 3 4 5 6, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी सबशेल के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 10 yes 1 2 3 4 5, how many electron it can have? 10 electrons, D10. Then F subshell, it will have 14 electrons. So we will say कि a shell can have subshells. कौन कौन से सबशेल्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सबशेल, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। और सबशेल में होंगे ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। yes ऑलवेज। बच्चे जैसे हमने कहा एटम एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, एटम एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मैंने मानी। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे मेरे पास क्या है? फ्लोर्स आर इक्वलेंट टू सेल्स। फ्लोर में क्या होंगे बच्चे? फ्लैट। दोज फ्लैट कैन बी 1 रूम, इट कैन बी 3 रूम,
It can be 5 room and it can be 7 room. तो फ्लैट्स आर इक्वल टू सबशेल, और फ्लैट्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, 1 रूम फ्लैट, 3 रूम फ्लैट, 5 रूम फ्लैट, 7 रूम फ्लैट। तो अगर मैंने कहा कि एस सबशेल है तो ये जो रूम्स हैं, या बेटा ये जो रूम्स हैं, ये रूम्स क्या हो गए? ऑर्बिटल। तो एस सबशेल कैन हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल? 1 रूम, 1 ऑर्बिटल। मतलब एस सबशेल को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 रूम फ्लैट। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई एक रूम में 2 से ज्यादा बंदे नहीं रह सकते। ठीक है, तो 1 रूम फ्लैट में कितने बंदे रह सकते हैं? 2। तो पी सबशेल मतलब 3 रूम फ्लैट। तो पी सबशेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 रूम। तो एक रूम में 2 बंदे, तो 3 रूम में 6। तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो डी सबशेल इज इक्वल टू 5 रूम फ्लैट। ठीक है बेटा, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शुरू कराया है। ठीक है, तो जो हम पहले पढ़ते थे उसी को फर्दर हम थोड़ा एडवांस फॉर्म में करा रहे हैं। तो अगर आपके पास डी सबशेल है तो डी सबशेल विल हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। मतलब इट इज इक्वल टू द 5 रूम फ्लैट। तो एक रूम में अगर 2 बंदे हैं तो 5 रूम में कितने हो गए? 10। इसी तरह डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ सबशेल इज इक्वल टू 7 रूम फ्लैट। तो हाउ मेनी बंदा इन 7 रूम फ्लैट? 14। तो एफ सबशेल कैन हैव 14 इलेक्ट्रॉन। तो शेल, एटम के अंदर शेल्स होते थे। शेल्स मतलब ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारी लोअर क्लासेस तक की कहानी थी। अब हमने कहा शेल्स में फर्दर होंगे सब शेल्स, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। तो सब शेल्स एस पी डी एफ 4 हो गए। स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करना है, एस पी डी एफ। एस सब शेल कैन हैव ओनली 1 ऑर्बिटल and 2 electrons. P subshell can have 3 orbitals and 6 electrons. D subshell can have 5 orbitals and 10 electrons. And S subshell can have 7 orbitals and 14 electrons. Yani ki we have to keep in mind S2, P6, D10, F14. सबशेल में ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें याद रखना है। तो बच्चे अब आप कहेंगे कि ये कौन सी स्टोरी चलने लगी? तो लोअर क्लासेस में हम बोलते थे शेल, ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसकी फिक्स्ड पोजीशन है। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो कितने डिस्टेंस पे होगा, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमने कहा कि ऑर्बिट्स आर रिप्लेस्ड बाय ऑर्बिटल। ऑर्बिट की जगह हमारा क्या हो गया? ऑर्बिटल। अब आप कहोगे व्हाट इज मेंट बाय ऑर्बिटल? तो सपोज इस इंस्टेंट पे, सपोज मौलिक के फादर को किसी रिलेटिव का फोन आया एंड ही आस्क्ड कि वेयर इज योर सन मौलिक। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब फिक्स्ड पोजीशन, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मौलिक फादर रिप्लाई विल बी कि मौलिक इज इन चंडीगढ़, सेक्टर 37 सी, इन showroom number so and so, on the second floor, sitting in 4 room number, in the front row at the third position, and at right studying chemistry. This will be the exact location of Maulik will be shared by the Maulik father to the relative. Is it practically possible? No. It is not possible to predict exactly where the Maulik is at a given instant of time. यानी कि मौलिक के फादर ने मौलिक की एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, मतलब ऑर्बिट बता दिया। ऑर्बिट का मतलब होता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यही घूम रहा होगा। ये रिप्लाई ऑर्बिट के कंसेप्ट से मौलिक का फादर का होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम पूछें तो व्हाट शुड बी द मौलिक फादर रिप्लाई? मौलिक इज इन चंडीगढ़,
he is in 37 P sector, and he may be located, maximum chances of locating him is in the so and so showroom on the second floor from 2:30 to 4:30. Yani ki he will predict the maximum possibility of finding the molecule in a given region of time, in a given region of time. एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, को पता है कि हाँ कोचिंग के लिए गया है तो यहाँ इस टाइम से इस टाइम तक 37 सी के इस शोरूम में वो मिलेगा. But it may be possible कि मौलिक thought कि I am in no mood of studying now, I am having a giddy off now, सुखना भी तो घर से चला लेकिन नहीं आया. So while sitting at a distant place, his father can't be very much sure about his position. Although he is 99% confident कि नहीं होगा. But while sitting at a distant place, he can't be very much sure. पक्का नहीं कह सकते ना. तो हम कहेंगे कि 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक चंडीगढ़ के 37 सेक्टर के ये शोरूम मौलिक के लिए हो गया ऑर्बिटल. मतलब एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. अब हमने कहा एग्जैक्ट मिल गया ऑर्बिट, जैसे पहले वाला केस वहीं होगा वहीं बैठा होगा वो ऑर्बिट है, पर पॉसिबल तो नहीं है ना. हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, जब मैंने बोला न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, जब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो आप कैसे बताएंगे कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये है. हम कह सकते हैं इस रीजन में मिल सकता है. सो द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट proposed by Bohr will be replaced by concept of orbital. बताओ ऑर्बिटल क्या हो गया. Orbital is the three-dimensional region in space where the probability of finding the electron is maximum around the nucleus. Nucleus के चारों तरफ वो थ्री डायमेंशनल रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल. आर यू गेटिंग इट? तो राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल. Definition of orbital. An orbital is three-dimensional region in space where the probability of finding the electron is maximum around the nucleus. Orbital is the three-dimensional region in space where the probability of finding the electron is maximum while moving around the nucleus. Region हो गया. So are you understanding? बच्चे नॉर्मली अगर हम इसका देखें बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं इसमें कि जैसे मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कह रहे थे, ऑर्बिट. अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरह मूव कर रहा है, वेव. इलेक्ट्रॉन को हम आगे जाके पढ़ेंगे इसका वेव नेचर है. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो किस तरह से मूव कर रहा है बच्चे, वेव की तरह से. और इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह से मूव कर रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, इस रीजन में कहीं भी मिल सकता है.
कहीं भी मिल सकता है ना। तो ये रीजन क्या हो गया? ऑर्बिटल। ये रीजन क्या हो गया? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन है, समझ आया? ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बच्चे? अब हम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर है, ये ऑर्बिट बना दिया, अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ मिलेगा? तो यहाँ 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 पक्का तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? इस रीजन में, एंड दिस होल रीजन कैन बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ठीक, तो कौन सा कंसेप्ट ठीक है, ऑर्बिट या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल, ठीक है ना। मौलिक के फादर का कौन सा रिप्लाई हम एक्सेप्ट करेंगे? तो द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे इज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट प्रपोज्ड बाय बोर इज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो कैसे आया था ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पर आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल रीजन in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। तो मैंने कहा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो। और मैंने कहा एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चे देखो, इलेक्ट्रॉन का ना न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन बिल्कुल अर्थ की तरह से है। अर्थ का मोशन कैसे है? रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। ये सन है, न्यूक्लियस सन के चारों तरफ अगर अर्थ घूम रही है तो इस मोशन को क्या कह देते हैं? रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। और जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, उसको कहते हैं रोटेशन। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भी मोशन जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, दोनों होते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया रिवॉल्यूशन जैसे। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो दो और पॉसिबिलिटीज है, इट कैन हैव स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट कैन हैव स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए, इट इज लाइक कि एक व्हील वाली चेयर ले ली, उस व्हील वाली चेयर को आप ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे घुमाने के साथ साथ ऐसा भी घुमा रहे हैं। आप ऐसे घुमा सकते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो अगर कोई चीज अपनी एक्सिस पे स्पिन करे, स्पिन करते टाइम इट कैन हैव स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट कैन हैव स्पिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पर्टिकुलर एनर्जी वाले एक रीजन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक। तो एन ऑर्बिटल कैन हैव एट द मैक्सिमम ऑफ 2 electrons, and among those electrons one will have spin in the clockwise direction and other will have spin in the anti-clockwise direction। बोलो बच्चे, यहाँ से कितनी चीज समझ आई आपको? कोई डाउट किसी भी चीज को लेकर? एवरीबडी गेटिंग? तो मैंने कहा ऑर्बिटल, सबशेल, इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस वर्ड। मैक्सिमम ऑफ, ठीक है ना, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। अब सपोज किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में तो एक हो गई होगा ना, मैक्सिमम दो होंगे, मिनिमम वन। इज इट ओके? ठीक है, तो अब हमने कहा कि एटम के चारों तरफ शेल्स हैं, शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने सबशेल्स बचे? कौन कौन से? एस पी डी एफ। एंड सबशेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। So S subshell can have many orbitals? One. And an orbital can have at the maximum of 2 electrons. So S subshell में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. P subshell can have 3 orbitals. And how many electrons? 6 electrons. D subshell can have 5 orbitals. So it will have 10 electrons. And S subshell will have 7 orbitals. And we will have 14 electrons. और बच्चे जब हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हर के पीछे क्यू, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल क्यू है,
p सब शेल में 3 ऑर्बिटल क्यों है, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल क्यों है, s सब शेल में 7 और हर के पीछे क्यों है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम क्वांटम नंबर्स और इन सब में डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी मेरा पर्पस है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चे फर्स्ट शेल 2 3 शेल्स हो गए। न्यूक्लियस के चारों तरफ मैक्सिमम कितने शेल्स हो सकते हैं, कैसे पता 7 शेल्स होंगे। पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी तो 7 होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी बनी थी, और ईच हॉरिजॉन्टल रोज इज रिप्रेजेंटिंग वन शेल। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते थे ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, कितने पीरियड थे, 7 पीरियड, मतलब हर पीरियड इज इंडिकेटिंग वन शेल। तो हाउ मेनी शेल्स, मैक्सिमम शेल किसी भी एटम में कितने हो सकते हैं, 7, ठीक है ना। मतलब ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो हम कहेंगे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में बच्चे एक ही सब शेल होगा 1। सेकेंड शेल है तो 2 सब शेल होंगे 2s 2p। थर्ड शेल है तो 3 सब शेल होंगे 3d। फोर्थ सब शेल है तो 4s 4p 4d 4s। फिफ्थ शेल है तो कितने होंगे 5s 5p 5d 5। सिक्स s 6p, it is 6d 6s 7s 7p 7d। okay, subshell 4, it is 4। तो फर्स्ट शेल क्या है, ओनली वन सबशेल। कौन सा सबशेल, 1 शो कर रहा है फर्स्ट शेल, एस मतलब 8। सेकेंड शेल में कौन कौन से सबशेल होंगे, एस और पी। तो सेकेंड शेल का और फिर पी, और फोर्थ शेल का हो जाएगा 4s 4p 4d 4s, एंड फिफ्थ का 5s 5p 5d 5s। आगे बढ़िए, और कौन से शेल में मिलेगा, ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया कि इन ये तो सारी चल रही है ना डिस्कस है, इन फ्यूचर अगर कोई नया सबशेल डिस्कवर हुआ वो कौन सा होगा, तो SPDF हो गया, मैंने कहा कौन सा होगा, जी होगा, SPDF जी कर दिया हाइपोथेटिकली। और कितना रहेगा 5 हाइपोथेटिकल, क्लियर है। तो ये हमारे पास जब सबशेल ही 4 है SPDF, तो हमारे फोर्थ में 4 होंगे, फिफ्थ में भी 4 होंगे, सिक्स्थ में भी 4 होंगे, सेवेंथ में भी 4 होंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाउ वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हमने सबसे पहले 1s को कट, जब 1s को कट किया तो हमने लिखा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन है, आपने इस तरह से वापस मुड़ के आए, किसको कट किया, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, s में 2, फिर 2s को आप टर्न करके यहां कट करके गए, फिर किसको कट किया,
इट इज 2p6, p में 6 हो सकते हैं। 1s को कट किया पहले, फिर घूम के आए 2s को कट किया 2p को बाद 2p के बाद मैंने क्या लिखा, ओके 3s के बाद 3p6, then it is 4s2 के बाद बोलो बच्चे 3d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। 3d के बाद बोलते जाओ 3d के बाद 4p6, और 4p के बाद 5s2, और 5s के बाद बोलो बच्चे 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, और 6s2 के बाद it is 4f14, then it is 5d10, it is 6p6, 5f14, then it is 6d10, then it is 7p, ठीक है। अब आगे नहीं बना रही, जरूरत नहीं। How many elements are in modern periodic table? Eighty, 86, 88, 102, 112, 118 एलिमेंट्स हैं, मतलब Z अब तो 118 हो सकता है, तो सारे के सारे इसी में आ गए। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न लिख रही हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f3। ठीक है, जैसे आप उसमें फ्रेंड्स के नाम याद करते हैं ना, तो ये आपका केमिस्ट्री से दोस्ती सबसे पहले होगी। इतनी जगह यूज होता है ना, कोई पॉइंट ही नहीं है कि हमें याद ना हो, हमें याद होता है। अब अगर आप 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 118 बार लिखेंगे, तो याद किसको नहीं होगी। 118 एलिमेंट्स की अगर मैंने का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो तो लिख दोगे ना, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पहले बताओ, मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने को आपको बोले थे, कौन से थे फर्स्ट ग्रुप के? वी नाने की रूबी के प्रिंसिपल कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सेकंड ग्रुप होता है
कैल्शियम रेडियो एक्टिव है, उसको हम देख करते हैं, नाम है तो देख करते हैं फ्रेंडशिप क्लास में किया। फिर उसके बाद सेकेंड ग्रुप था बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। वो बेरिलियम स्ट्रॉन्ग केटायनिक पार्ट के लिए काउंट नहीं करता, पर है तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, बेरिलियम। बेटी मांगे कार स्कूटर बेटा रोज, बेटी बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर कैल्शियम, बेटा बेरिलियम, रोज रेडियम लेकर तो दो ग्रुप के नेम याद हो गए, दो ग्रुप याद हो गए। धीरे धीरे में करके जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कराऊंगी तब तक पूरी पीरियोडिक वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इस बार नीट में आ गया था कि 106 एलिमेंट्स का नाम क्या होगा, और जेई में आया था कौन से एलिमेंट सेम पीरियड में प्रेजेंट है, तो उसके लिए तो पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह से कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, तो हमें पीरियोडिक टेबल घबराने वाली बात नहीं है, सबको याद हो जाएगी क्योंकि हर चीज के निमोनिक। तो दो ग्रुप याद हो गए ना पक्के वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है। 13 ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सीरियम, बैंगन, आलू, गोभी, इंथैला, नहीं। ठीक है ना, बैंगन बोरोन, आलू एल्यूमिनियम। ठीक है। इन बैंगन, आलू, गोभी, गोभी गैलियम, इन इंडियम, थैला कैलियम, नहीं यूरेनियम। ठीक है, ये मैं आज लिखाऊंगी निमोनिक। पहले लेट्स कंप्लीट समझ आ गई। ठीक है ना। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब मैंने लिखा, मैं इसको बार बार रेफर करूंगी। तो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। व्हाट इज Z फॉर हाइड्रोजन? Z मतलब एटॉमिक, इट इज 1 S, एक ही इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। जब है ही एक इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन होगा ना। क्लियर? व्हाट इज दैट? 2 1 S 2। अब S भर गया, जब S भर गया तो वैसे जब आप लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो लिथियम का Z 3 था, कैसे लिखते थे आप? 2 2 2 1 का क्या मतलब बेटा? और शब्द में क्यों लिखते हो और सेकेंड शब्द में? ठीक है, चलो अब इसमें कैसे लिखेंगे? लिथियम का Z 3 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to। बच्चे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी भी तो वही है, बट नाउ वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ ऊपर ही तो है फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यही है। लेकिन अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। When we talk about beryllium, what is the atomic number of beryllium? 4. That is 4. Configuration
इलेक्ट्रॉन 1s पर गया, फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। सेकंड शेल में 2s 2p है, तो 2s पर गया तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? तो अगला एलिमेंट हो गया बोरोन, जिसका Z होता है 5। वो इज राइट 1s2 2s2 2p 1। ओके, हीलियम लिथियम, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दूं, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो आएगा। बेरिलियम, इट इज 1s2 2s2, then we are doing boron, it is 1s2 2s, और 2p में मिलते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, नाम दे देते हैं ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल। मैंने कहा इसको दे दिया नाम x y, ठीक है, यानी कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, and these 3 orbitals are named as px, p1 p2। p subshell can have 3 orbitals, और 3 orbitals के नाम हमने कैसे दिए? px py pz। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू, यानी कि बोरोन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2px 1। ओके, कार्बन 1s2 2s2 2p2 ना, अब 3 ऑर्बिटल और तीनों ऑर्बिटल की गति बराबर है, तो हम बिल्कुल ये जो ऑर्बिटल है वो नहीं करेक्ट कि मेरे लिए सारे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, और ऑल स्टूडेंट्स का इक्वली डियर टू मी। मैं कहूंगी अब केमिस्ट्री में से सारे एक से सबकी गति बराबर है, और केमिस्ट्री में अगर सबकी गति बराबर है तो उसकी हम यूज करते हैं डीजनरेट। तो एक सेक्शन में 3 ऑर्बिटल, वो तीनों की गति है, ठीक है। तो वैसे मेरा बर्थडे है और मैंने कहा मैं आज क्लास में टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट, टॉपिक देखिए मैंने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो और अब क्वेश्चन बता दिया तो टॉपिक को लिखोगे। तो मतलब इस तरह से अगर मैं टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो मेरा कैसा बिहेवियर पता चलेगा। What should I do? पहले एक एक हर स्टूडेंट को एक एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, देन आई विल स्टार्ट डबलिंग, इट्स योर लक हू गेट्स वन और टू, ठीक है ना। कार्बन ले लिया, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने लिखी थी, बोलो बेटा क्या होगी? 1s 2s और 2p। योर नेम बेटा? सुमैया। अब सुमैया बता सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड
कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p x1 2p। चलो देखो नाइट्रोजन 7 8 फ्लोरीन 9 नियॉन 10। कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 नियॉन 10। एक एक भर जाए फिर डबलिंग करो, जैसे ऑक्सीजन में डबल किया है, बिल्कुल ठीक। नाइट्रोजन टैली करते जाइएगा। 1s2 y1 2p z1। तो जब आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे? 2 और 5। तो बच्चे अभी भी तो वही है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में अभी भी तो वही है, लेकिन अब हमने किसके टर्म्स में स्प्लिट कर दी? सब शेल्स और फर्दर ऑर्बिटल। ठीक है अंकुश? ऑक्सीजन बोलते जाओ। 1s2 2s2 2p4, then it is 1s2 2s2 2px2, क्योंकि सबके पास एक हो गया तो डबलिंग शुरू हो जाएगी। 2p and 2p7, then it is fluorine whose atomic number is 9, it is 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। and if we write about neon, 1s2 अब स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अगर पी में 6 है तो हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2sx2 2py2 2pz2, तो इज देयर एनी नीड टू एक्सप्रेस इट फर्दर? पता चल गया पी सेक्शन भर गया। 2p 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2x में होंगे, 2y में होंगे, 2z में होंगे। इज इट ओके? सोडियम 11 yes, very good। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, बोलो बच्चे सारे लोग बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले क्या लिखते थे? 281। पहले क्या लिखते थे? 281। तो बच्चे स्टिल इट इज द सेम। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 एस सबशेल में है और 6 पी सबशेल। Okay. Then if I talk about the magnesium, नोट कर लो, लिखना है आपको। अभी फॉस्फोरस, सल्फर,
लीव द स्पेस, लिखोगे। अब आप एक्स वाई जेड वाला बता दिया ना, कंडेंस ही लिखो, 2p1 और 3p1, 3p2, 3p3। अब आपको पता है 3p3 है तो तीनों में एक एक है, 3p4 है तो एक्स में 2 जाएंगे, वाई में 1, लिखो सर। राइट टिल कैल्शियम। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे जस्ट कॉल। ये जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, तब हमें एक्स वाई जेड की जरूरत पड़ती है। कंडेंस लिख दो बच्चे। Shall we write for calcium? बोलते जाओ बेटा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। बच्चे पहले भी तो आप 2, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था, you said this is the configuration, isn't it? 2882, got it? Okay. कैल्शियम तक तो हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक आपको याद करवाए थे लोअर क्लासेस में। 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने को कहा जाता था एलिमेंट। कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब मुझे, अगर मुझे सपोज 21 की लिखनी है, थ्री डी yes, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। चलो आयरन लिखो। आयरन 26, yes, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। बच्चे देखो, अब मैं यहीं से बता देती हूँ। 21 मतलब 3d1, 22 3d2, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 27, isn't it? Okay.
चलो जरा फटाफट से लिखते हैं, स्कैंडेलियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. Scandium will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. ठीक है, जरा आंख बंद करो और जरा सीक्वेंस दिमाग में लाओ. क्या थी हमने 23 के लिए क्या रखनी है शुरू से? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. देखो यहाँ तक याद हो गई यार. ठीक है, तो 23 के लिए क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. 24 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं. हम बताते हैं देखो बच्चे ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे बच्चों को समझ आ जाता है कि ऐसे करना है, हम तुरंत डेविएट कर जाते हैं. देखो बच्चे इसमें ऐसे नहीं है. ठीक है ना, ये केमिस्ट्री का नेचर है. तो मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखना सिखा दिया तो अरे मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट फटाफट हमने लिखना शुरू कर दिया. और जिस मोमेंट पे आपको चीजें आई मैंने कहा नहीं बच्चे इसमें प्रॉब्लम है. तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है. ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ठीक नहीं है. +1 के एग्जाम का, स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन आपसे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी, क्योंकि यही बच्चे गड़बड़ करेंगे. तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. बच्चे देखो S में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया D. जरा बताना D कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5. ठीक है, गर्ल्स जब पार्टी वगैरह के लिए रेडी होती है ना, पूरी फ्रेंड्स सब जाती हैं, तो सारे तैयार होने के बाद कहती हैं हमारे उससे, तो फिर दूसरी की नहीं नहीं ये मैच नहीं कर रहा, ऐसे करके मेरा ये लेना, ये ले ले, तो अब तेरी पूरी मैचिंग हो गई. अच्छा ओके, बॉयज भी ऐसे चंगा लग रहा है, ये सूट नहीं कर रहा, ना मेरा ये वाली चीज डाल लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा. वही इसमें, अब यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सिमेट्रिकल है, ये है अनसिमेट्रिकल, इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये वाला कहता है कि भैया दोनों में सिमेट्री आ जाए, क्योंकि सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी. अगर सिमेट्री होगी तो क्या होगी? स्टेबिलिटी. तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया बच्चे? इधर. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 4. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बच्चे? 4s1 3. तो क्रोमियम हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. क्यों? 4s का ठीक है ना, एस में से, एस में 2 थे वो स्टेबल था, डी में 4 थे, लेकिन 4 में इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा अनसिमेट्रिकल लुक था, तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन अगर डी पे चला गया, अब डी भी हाफ फिल्ड हो गया और एस भी हाफ फिल्ड हो गया, दोनों में सिमेट्री आ गई, दोनों स्टेबल हो. नेक्स्ट एलिमेंट में फिर से वही आ जाएगी, जैसे एम एन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. ये तो वैसे स्टेबल हो.
ठीक है ना। 4s2 में गया फिर डी में 5, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबिलिटी आई गई। यहाँ पर एक्स पहले आ जाता है फिर डी, ये तो बाद में डी में इलेक्ट्रॉन दे दिया था। ठीक है, तो हम लेंगे क्रोमियम +1 का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आयरन 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d निकल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। हाँ भाई, कॉपर लिखना जरूर। कॉपर कुछ हो सकता है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 5, एक एक बार दिया। 6 7 फिर से अंत क्या करें? एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, तो एक हाफ फील्ड हो गया, दूसरा फुली फील्ड हो गया, दोनों में स्विच किया था। तो मतलब अगला आपका कॉपर हो गया। क्रोमियम हैज एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्रोमियम की क्या हो जाएगी? बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। Yes, copper has exceptional electronic configuration। स्ट्रिंग 30 फिर से बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर D4 है तो वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? D5 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेने। और अगर ओके, एवरीबॉडी गेटिंग ओके, समझ आ गई? 30 तक सबको कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई? 30 तक कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस रहे? पुष्पन, कॉपर एंड क्रोमियम +1 में दोनों में से एक ही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, पर हमें +1 का तो काम हो गया। +1 में तो कहते हैं भाई 30 तक करो और हो गया काम। ठीक है, फिर +2 में जाके अटका देते हैं, अब सारी करनी पड़ेगी। भाई हम आगे का वेट नहीं करेंगे, हम सब कुछ अभी ही करेंगे। जब हमने शुरू किया है तो सारी चीजें होंगी। चलो, कंसेप्ट समझ आ गया? D4 है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? D5। पक्का वाला? चलो 42 की कॉन्फ़िगरेशन देखो, टेबल देखना उसमें। तो पहले 5 होता तो वो किसी सारे कैसे होगी? 24 का 34 और 34 होना चाहिए, पर टेंशन नहीं है। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल बता दूंगी। क्रोमियम है कॉपर है, आगे भी बताऊंगी। पहले आप एमओ की लिखो, मॉलिब्डेनम 42 42 की लिखो मॉलिब्डेनम। राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिब्डेनम 42। सीरीज देखनी पड़ेगी।
42. 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 12. 3p6, 18. 4s2, 20. CD, 10. ध्यान से देख बच्चा, यहाँ तक हो गए 30. हाँ, D4 तो होता ही है. Yes. अगली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? तो क्रोमियम के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मॉलिब्डेनम. समझ गए ना? मॉलिब्डेनम की क्या रही बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d5. 5s1, 4d5 अगर हम ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखो काउंट करते हैं. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 और सॉरी 37 एंड 4. ठीक है ना? 42. अगर D4 आ रही है तो उसको D5 करो, S में कम करो. और D9 आ रही है तो उसको D10 करो, S में से कम. राइट. 47. नंबर 47 कितना है? सिल्वर. ठीक है ना? 47 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर. राइट कॉन्फिगरेशन सिल्वर. हाँ, आगे. फोर्टी सेवन. चलो राइट. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10. क्योंकि 5s2 4d 9 आती है. कितने कॉन्फ़िगरेशन अब तक हो गए? एक्सेप्शनल, क्रोमियम और बच्चे पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम के एग्जैक्ट नीचे मॉलिब्डेनम आता है. जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो क्रोमियम के एग्जैक्ट नीचे क्या आएगा? मॉलिब्डेनम. और कॉपर के नीचे सिल्वर. और सिल्वर के नीचे, सिल्वर से महंगा और क्या है? गोल्ड. कॉइनेज मेटल. कॉइन्स किससे बनते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. और पीरियोडिक टेबल में ये कॉइनेज मेटल एक के नीचे एक आ रहे हैं. कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है. और सबकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है. सब में D10. आर यू कटिंग इट? क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम. और मॉलिब्डेनम के नीचे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बनते हैं? टंगस्टन. लेकिन उसकी नहीं है, उसमें D4. ठीक है ना? ओके. आर यू गेटिंग इट? तो अब आपको मैं किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन कहूं, मैंने कहा चलो 113 की लिखो. अभी लिखो. चलो. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z इज इक्वल टू 113. ये 113 अपना निहोनियम होता है. आलू, बैंगन, गोभी, इन थैला. नहीं नहीं मतलब निहोनियम. ये NH होता है. Z113. काउंट करें. 2, 4, 10, 12.
10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 102, 112, 130. ठीक है ना? जो मर्जी का 118 तक किसी की भी लिख सकते हैं ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ना। तो हमारे एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं। क्रोमियम 24, कॉपर, मोलिब्डेनम, पैलेडियम 46। ये मैंने पैलेडियम लिख दिया है। जाके हम बताएं प्लस टू में पैलेडियम प्लैटिनम एक्सेप्शनल है तो यहीं से याद करते थे। प्लैटिनम और पैलेडियम है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये ढूंढ के लाए। पैलेडियम का D10 होता है, राइट? थोड़ा बुक सर्च करो। पैलेडियम में S में 0 होगा, D10 होगा, पर लिखना आपने। विल यू राइट? ओके, पैलेडियम इज 46 और प्लैटिनम इज 36। ये हमारे एक्सेप्शनल है। क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, गोल्ड, सिल्वर, ये तो वही है D4 D1, D4 D9 वाले, लेकिन ये दोनों थोड़े से अलग हैं। इनको लिख लेना, मैं लिखूंगी। पहले आई विल गिव यू अ चांस। जैसे मुझे तो पता है पैलेडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 4d10। एस में 0 है इसमें और डी में 10। ठीक है, और लिखूंगी मैं बाद में लिखूंगी। ये एक्सेप्शनल केसेस। इसी तरह प्लैटिनम में भी D1 S1 होता है, D9 S1 होता है। ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। इनके आ जाए तो इनको अलग से छोड़ दो। अब मुझे बताओ, क्या आप किसी भी एलिमेंट का Z में दूं तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? बच्चों वाले स्टाइल में, धुरंधर वाले स्टाइल में, +1। ठीक है ना? डे 2 हम +2 वाले बच्चों को बीट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तक नहीं करनी है +2, आगे तक करनी है। जब करनी ही सारी है तो क्यों ना सारी करें। और कुछ मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल है? कितना ट्रेंड याद हो गया? और S2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। ठीक है? ओके, so you're great surprise when you teach the competition method. Competition method मतलब students which dropped after +1 and +2, and especially कुछ बच्चे ऐसे। ठीक है, I hope now each and every student has learned how to write the electronic configuration. And 54, Z 83, Z 115, ठीक है, Z 115 बोलो ना, Z 33, Z 80, 80 मरकरी, अपना भाई है ये मरकरी 80। देन 55, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन का भाई, बड़ा बड़ा क्लोरीन। ठीक है, ओके डन। तो इलेक्ट्रॉन 82 इज लेस,
115 is phosphorium, 80 is mercury, 33 is arsenic, and 35 is bromine. Okay, then okay, क्लियर है? मेरा स्टूडेंट मतलब उसको सारी चीजें ऐसी ही याद होनी चाहिए जैसे मैं बोली, धीरे धीरे करके सीखेगा। 80 तो आप कुछ दिन बाद में बोले ना मर्करी है ये अपना 80, यू शुड बी एबल टू नो इट। ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल में आई विल टेल यू कि कौन सी चीजें कहाँ होंगी, पूरी पीरियोडिक टेबल में सारी केमिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो एलिमेंट इधर है वो इधर है सारी चीज। ठीक है ना? क्लैरिटी होनी चाहिए, रटना कुछ नहीं है, सब समझ के रटने वाली सीक्वेंस है तो है, और उसका भी ऑर्डर है। इतनी बातें समझ आती? टर्म्स यूज इन केमिस्ट्री, टर्म्स रिलेटेड टू एटम। एक एलिमेंट है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, आई एम रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट बाय atomic number, and this atomic number is the number of protons। तेरे को मैंने पहले दिन पढ़ाया था मौलिक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम तो आयन नहीं बना सकता है, it can lose electron, it can gain electron, so number of electron in neutral atom। तो बच्चे what is this m? Mass number, this is mass number, and this mass number is the sum of protons plus neutrons, huh? Average mass number, atomic mass। Okay? This is collectively these are called as nucleons, collectively these are called as nucleons। Atomic number, which is the number of protons or number of electrons in neutral atom, and is the mass number। Mass number is the sum of protons and neutrons। Protons and neutrons कहाँ present होते हैं? nucleus। That is why collectively they are called as nucleons। Okay? तो बच्चे मैंने एक एलिमेंट लिया क्लोरीन, and I am asking you to calculate the number of protons, electrons and neutrons। तो बच्चे अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। Number of neutrons is equal to mass number minus number of protons. That is the number of neutrons। Cl35, tell me what is the number of electron, atomic number, proton 17 and neutron 18। 35 minus 17, that is 18। Okay, if I write Br 35 81, protons, electrons and neutrons, it is 81 minus 35, it is 46। The number of electrons will become
8 plus 2, and number of neutrons will be 13. It is 13 minus 3. बेटा पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. It is 10, and 27 minus 13 is equal to 14. अगर चार्ज लिखते हैं तो हम चार्ज को तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा. It can be written, मतलब it can be written as Br 35 81 or Br 81 35. लेफ्ट राइट डजंट मीन इट इज सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर आएगा, सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लिखा है, और सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर. ठीक है, लेफ्ट राइट डजंट मीन. अगर चार्ज है तो दैट इज नेसेसरीली शुड बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. जैसे O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव एज सर हैज टोल्ड, इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव. बच्चे अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है. कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स है, तो दो में कितने हो गए, कितने हो गए, 22 प्रोटॉन. एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इट इज 6. एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, 12 minus 6 6, 16 minus 8 हो जाएगी 6. किसको समझ नहीं आया मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलो तो फिर कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन दिस CO3 2 नेगेटिव. कार्बन का हमें पता है कितने हो गए, 6 plus 8 into 3 कितने हो गए, 30. एवरीबडी गेटिंग हाउ आई हैव रिटन इट 30. कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन बता बता. -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, -2 का क्या मतलब है, बस 2 इलेक्ट्रॉन. तो इट इज 6 plus 8 into 3 plus 2. It is, and neutrons it will be 30. अंकुश डन. ऐसे बेटा कहाँ कंफ्यूज हुए, कार्बन है ना. ठीक है, एवरीबडी गॉट इट, समझ आ गया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. चलो तो फिर जरा बताना. H2O, H2O में H11, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, 1. कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन. only atom which is having 0 neutron in its nucleus is, have you heard about proton. प्रोटॉन पता है क्या होता है, H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है ना, H पॉजिटिव को क्या कहते हैं,
हाँ, which furnishes hydrogen ion or proton. तो बच्चे देखना, हाइड्रोजन H11, it has one electron and it has one proton. तो ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन 1 है और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन positive, it has only proton. That is why H positive is called as proton. इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, क्या बचा? प्रोटॉन। तो why H positive is called as proton, समझ आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। It has one electron, one proton and zero न्यूट्रॉन। और उस एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बन गया H पॉजिटिव, और एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी निकल गया, तो क्या बचा? ओनली प्रोटॉन। So that is why H positive is called as proton. जरा वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन निकालो। It is 10 and proton न्यूट्रॉन 8, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होंगे, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं है। इट इज, हाँ बेटा, H2O। तो हाइड्रो ऑक्सीजन में तो 8 हो, ऑक्सीजन में कितने हो गए बच्चे? 8। ठीक है, हाइड्रोजन can you calculate the number of electron, protons, neutrons in neutral species or in charged species? नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब हमें कैलकुलेशन आ गई है तो हमें ये पता है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। तो किसी भी एलिमेंट या एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द वहां पर इधर जो रूम है यहाँ से देखिए सेकेंड में कॉल करके वहां नहीं खींच सकती है। All of you know how to calculate the electron, proton, neutron? Okay, वाली बात सभी करेंगे, वो भी वही बताने जा रही थी, पर इससे पहले पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट करो। बच्चे इसमें जरा सेकंड शीट में सब्जेक्टिव में जाना, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, an element with mass number 80, ठीक है, contains 31.7% more neutron as compared to proton। सुनो पहले मेरे पास, अगर इसका मास नंबर 81 है, this 81 is the equal to the sum of protons plus neutrons। तो हमने कहा let the number, let
द नंबर प्रोटॉन भी x, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर हमने मान लिया x। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, क्वेश्चन पढ़ो। 31.7 मोर देन द प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है। तो कितने ज्यादा है, x तो है ही है, कितने तो है ही है, और इससे कितने ज्यादा है, 30.37% ऑफ x परसेंट, 0.7 है तो 0.317 लिख देंगे सीधे बाद में, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोटॉन का नंबर x है और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, प्रोटॉन के नंबर से 31.7% ज्यादा है। तो x तो प्रोटॉन का है और उसमें 31.7% ऐड कर दी, तो 31.7% मतलब 31.7 डिवाइडेड बाय 100.317, तो ये हो गया हमारा x। दिस बिकम्स x प्लस x, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 1 पॉइंट, बोलो किसको समझ नहीं आया बेटा, प्रोटॉन का नंबर x है, न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, एक एटम है जिसका मास नंबर 81 है, मास नंबर 81 का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 81 है, और उसमें जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है। मैंने कहा लेट ऑफ प्रोटॉन भी x, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 31, तो 31.7% ऑफ x हो गया, ये इतना ज्यादा, तो टोटल कितना आ गया 1 पॉइंट x प्लस 0.317x मतलब 1.317x, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चे अब यहां में रख दो, कैन आई सब्स्टिट्यूटेड है, मास नंबर 81, प्रोटॉन का नंबर क्या है x, और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, यानी कि टोटल हो गया, यानी कि 81 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, तो x की वैल्यू क्या हो गई 81 डिवाइडेड बाय, नहीं, व्हाट इज द वैल्यू 81 divided by 2.317, हाँ कैसे बताओ, x प्लस 0.317, ये कितना आ जाएगा 0.317 x, x मतलब 1x,
ठीक है ना, 1x है ना बेटा, ये वाला नंबर तो तेरा सिर्फ न्यूट्रॉन का है, उसमें प्रोटॉन का भी तो एक्स है। करेगा प्लस आधी कटेंगे। हाँ कितना आ रहा है बेटा, 34.9 which is approximately equal to 34, यानी कि x का नंबर क्या हो गया 35, प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो गया 35, यानी कि जो हमने x की वैल्यू निकाली x दैट इज कमिंग आउट टू बी 35, और आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा a minus number of protons, it is 81 minus हाँ बिल्कुल ठीक है ना। ओके ब्रोमीन कौन सा एलिमेंट हो गया ब्रोमीन, ठीक है बच्चे देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो अब आपको ये जो मैंने वर्कशीट दी है ये थर्ड पेज पे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, isoelectronic species are the species, isoelectronic species are the species which contain same number of, बोलो बच्चे इलेक्ट्रॉन, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बच्चे जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन Z7, ऑक्सीजन Z8, फ्लोरीन Z9, then sodium Z11, magnesium Z12, एल्यूमिनियम, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बच्चे, इसमें बताना सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 11 12 13। अब इस सोडियम में अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए इट विल बिकम n-3, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 + 3 10। अगर इस ऑक्सीजन में अंकुश मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिवली चार्ज यूनिट्स ऐड हो गई, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया मौलिक, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये सिंबल क्या बनेगा F नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अगर मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 मतलब 10, और इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, it is 12 - 2 that is 10, and from this I am removing 3 electrons,
It is 13 minus 3, that is 10. Everybody getting it? Yes or no? Can I call these species as? Why isoelectronic species? Because they have same number of electrons. So everybody getting what is meant by? ये simple ions भी हो सकती हैं और radical species. So isoelectronic species are the species which have the same number of electrons. बेटा क्वेश्चन सीआईसी में मिलेगा कौन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है चेक करना. मैं यहाँ पर आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टर्म समझा रही हूँ और जबरदस्ती नहीं किया है. ये सारी प्रोसेस में स्टेबल बनेगी. उनके एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर सेम पीरियड के हैं वो स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फॉर्म केटाइन हो रहना. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, इतने के. यानी कि यहाँ पर ये जितनी भी स्पीशीज बन रही है ना इलेक्ट्रॉनिक, सबकी टेंडेंसी क्या है? टू बिकम स्टेबल. स्टेबल कैसे बनेंगे? ठीक है, इससे वही है जो आप चाहते हैं. यस यस यस, ठीक है ना. यस, ये नहीं है, ये सारी जो बॉक्स में है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक. यस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे CO2 और N2. निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. CO2 and N2. कार्बन 12 6, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. Calculate the number of electrons. आया ना. आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेसेसरीली ये नहीं है आयन की होंगी. जैसे अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो कार्बन में कितने हैं? 6. ऑक्सीजन में 8 + 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 26. और N2 में निकाला तो 7, इट इज 22. यानी कि दे आर आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक. ठीक है ना. ये भी वही है, कौन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना. तो बच्चे आपका होमवर्क देखना. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. कराया है. मैं चाहती हूँ 13 और 14 में आप थोड़ा सा निकालना लगा. तो यहाँ पर मैंने ऑल दो 6 7 8 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन भी इजी है, पर इसका कंसेप्ट मैंने नहीं कराया है. नेक्स्ट क्लास में होगा ये क्वेश्चन है. और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखो. सेकंड क्वेश्चन में देखना, सेकंड क्वेश्चन करना है. The mass number of cobalt is 59, then the number of neutrons in bivalent cobalt. Bivalent cobalt मतलब CO+2. Bivalent मतलब दो वैलेंसी है और कोबाल्ट है, मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो CO+2. सेकंड करना है. फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 9, 12, 14. अच्छा क्वेश्चन है करना. आई वोंट कि ये करो आप 14. बस ठीक है. 22 कर सकते हैं. 22
ये क्वेश्चन है। और बच्चे ये शीट मैंने आपको दी है, अभी मैंने कोई लेसन स्टार्ट नहीं कराया, लेकिन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी करी, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, कुछ कंसेप्ट में आइसोटोप, आइसोबार, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दिया, आइसो डाइपर्स क्या होंगे, तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड काम आने वाले हैं वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे, तो आप इससे ये पूरी शीट होगी। और इस शीट में कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं, ऑब्जेक्टिव अलग होंगे लेकिन सब्जेक्टिव सारा एनसीईआरटी। तो यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पल, उसके क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्टिव में मिलेंगे, पूरी एनसीईआरटी। और ऑब्जेक्टिव वही है, ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट वही होंगे लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। विल यू डू इट? कितना समझ आएगा साइंटिस्ट स्टेट? और पॉइंट फाइव कहाँ गया? कौन सी? वो याद है, ठीक है ना। अब अगली बार ना क्लास में मैंने सबसे पूछनी है वो सीरीज, ठीक है ना। चलो आज के लिए मैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर देती हूँ, 5P6 पर याद करते हैं। 5P6 वो सबको याद होनी चाहिए, अगली बार फिर आगे मैं 7P6 पर याद, 5P6, ठीक है। और आज आपने बहुत बड़ी चीजें सीखी है प्लस वन, ऑल्दो अभी प्लस वन का कोई लेसन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम हर लेसन में घुस चुके हैं। मैंने बस आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के कंसेप्ट थोड़ा समझाया है, भाई देखो यही करना, ठीक है। जब हम इसमें घुस गए, ये भी क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हैं, हम लोग के लिखाने के जो कंसेप्ट कर रही है, तो जब हम वो करेंगे तो लगेगा ये सबको आता है, ठीक है। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।